गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है। प्रकाश गाबा और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। रचना वैद्य और सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। इसके अलावा बर्जर पेंट्स के Q3 नंबर्स पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के MD और CEO अभिजीत रॉय। साथ ही बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी से जानेंगे कि किन सेक्टर्स और शेयर्स पर वो हैं आज बुलिश। लेकिन उससे पहले एक बार जरा मार्केट पर आते हैं और मार्केट में देखिए हल्का सा कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस एक मूव आना शुरू हुआ है। निफ्टी डे हाई पर तो नहीं है लेकिन फिर 22,000 को रिक्लेम करता हुआ इस समय 22,004 पर। बैंक निफ्टी 230 पॉइंट ऊपर इस समय। एक बार निफ्टी आईटी दिखा दीजिए। निफ्टी आईटी आज सुबह से जो थोड़ा वीक था वहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से क्लियरली आपको दिखाई देगी। उसके अलावा इंडेक्स में एसबीआई अभी भी स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग बना हुआ है 2.5% ऊपर। एक्सिस बैंक में अच्छा मोमेंटम है 2% का। अदानी एंटरप्राइजेस में एक मोमेंटम आ रहा है। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट लेकर आइए, वहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। ये देखिए एकदम से स्पाइक आया अदानी एंटरप्राइजेस में। कैनरा बैंक, चंबल फर्टिलाइजर्स, डीएलएफ, कैनफिन होम्स, आईओसी, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छा कर रहे हैं। वीरो अभी अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि 2 फरवरी को हमने लिया था आईओसी स्पॉटलाइट में, तब 149 का भाव था एक्चुअली, और 28% के रिटर्न्स मिले हैं आपको 4 दिन में वहाँ से। वीरू बिल्कुल आईओसी वाकई बेहतरीन स्टॉक रहा इस दौर का। ओएमसी से अच्छा चलिए, उसमें भी शार्पेस्ट मूव था आईओसी का। मीनवाइल अब आप पैनल आपकी स्क्रीन पे हैं। प्रकाश गाबा, प्रशांत सावंत जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। पी फैक्टर कैरिंग टू 10 कदम दा ट्रेड एज वेल। रचना वैद्य, नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो ट्रेड्स रहेंगे उसमें दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगे। एक रहेगा एल&टी का फ्यूचर्स जिसको हम लॉन्ग करेंगे, और दूसरा रहेगा कोटक बैंक का फ्यूचर्स जिसको हम अगेन लॉन्ग करेंगे। अगर पहले लेवल वाइज एल&टी की बात करें, एल&टी एट दिस पॉइंट इन टाइम एक डाउन ट्रेंड, फॉलिंग डाउन ट्रेंड लाइन को टेक आउट करने की कोशिश में लगा हुआ है। और यहाँ पे चार्ट वाइज अगर देखा जाए माइनर सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है। तो 3440 पे है यहाँ पे फ्यूचर्स। अगर ये काउंटर 3410 के ऊपर बना रहेगा तो अभी ये टर्न का डे 1 है, तो यहाँ पे पोजीशन कैरी भी करी जाने का चांसेस है 3410 के एसएल के साथ। यहाँ पे पहला टारगेट होना चाहिए 3460 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 3500, जो 2 या 3 दिन के अंदर आना चाहिए, जो 3500 वाला लेवल है वो। और कोटक बैंक के जहाँ तक लेवल्स की बात है, कोटक बैंक के फ्यूचर्स 1811 पे है एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड यहाँ पे भी इट इज ट्राइंग टू टेक आउट इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस ऑफ 200 पीरियड एवरेज। तो यहाँ पे अगर हम 1800 पे 1800 के नीचे एसएल लगाए, 1798 पे एसएल लगाए, और अगर ये एसएल होल्ड कर जाए तो ऊपर वाली साइड पे वी कैन गो टुवर्ड्स 1822, और अगर 1822 भी निकल गया देन वी गो टुवर्ड्स 1830 एंड 35। ओके तो ये आपके 2 ट्रेड्स हो गए। रचना जी के कोटक महिंद्रा बैंक भी बाय है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अच्छा डायरेक्टर साहब मेरा स्पॉट लेके आएंगे कोटक का। और क्योंकि मैंने जो उस वक्त व्याख्या की थी कोटक की, दैट मीन्स 18.7 से लेकर 18.14 के बीच में सारे मूविंग एवरेजेस परसिस्ट करते हैं। आइए देखते हैं वो क्या कर रहा है, क्या उसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा है। एज ऑफ नाउ एग्जैक्टली उसी जोन पे जाके ठहर रहा है। याद रखिएगा 10 रुपए के अंतराल में सारे एवरेजेस प्लेस्ड हैं। नीलेश गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग सभी को। दोनों स्टॉक आइडियाज लॉन्ग साइड में हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो इस स्पेस में एसबीआई लाइफ ये काउंटर है जो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के बिल्कुल करीब ट्रेड हो रहा है और ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट भी है ये। तो मेरे ख्याल से इन लेवलों पर हम प्रीएम्प्ट करके इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1480 1490 के आसपास फिलहाल फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में इनफैक्ट ऑल टाइम हाई लेवल्स छूता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी सर पर 1520 और 1540 ये 2 टारगेट के लिए एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1478 का यहाँ पे स्टॉप लॉस करके चलना होगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो खरीदारी के लिए रडार पे आया है वो है आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल। एक काफी लंबे अंतराल के बाद एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिया है, और उसके बाद 185 पे फिलहाल स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। ऊपरी स्तर पर 190 एंड 196 ये 2 टारगेट के लिए एबी कैपिटल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 181 का यहाँ पे स्टॉप लॉस करना होगा। ओके, चलिए ये समय नीलेश जी के पिक्स। गाबा सर, आपकी 2 पिक्स क्या रहेंगे इस समय की?
तो पहला शुरू होगा मेरा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर तेजी है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है 298, स्टॉप लगाना चाहिए 295 पर, ₹3। मुझे लगता है M&M फाइनेंशियल 310 तक जा सकता है। बहुत अच्छी तेजी है क्योंकि ब्रेकआउट मिला है ना हायर टाइम फ्रेम पर। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है टोरेंट फार्मा। ट्रेड करा है 2675 पर, 2674 पर, स्टॉप होगा 2650, ₹25 का। इसमें एक सेटअप है, उसके हिसाब से एक मोमेंटम है। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट 2700 पार कर लेगा, फिर 2720 तक जा सकता है। टोरेंट फार्मा, दो स्टॉक्स है, M&M फाइनेंशियल्स और टोरेंट फार्मा, लॉन्ग साइड। M&M फाइनेंस और टोरेंट फार्मा, ये हो गई गावा सर की पिक्स। प्रशांत जी बताइए आपकी ट्रेड्स। जी अनुज जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा जो मैं पिछले 2 दिनों से भी रिकमेंड कर रहा हूँ, अंबुजा सीमेंट। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। करीबन 573 पे ट्रेड कर रहा है, तो 564 564 स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से टारगेट रखेंगे 595 595 का। और जो नेक्स्ट पिक है तो रेंज में ग्रासिम ट्रेड कर रहा है बॉक्स में, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है फिफ्थ गोल्डन रेशियो एक अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है। यहाँ से टेक ऑफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आज की ओपनिंग बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 2055 2055 और टारगेट रखेंगे 2150 2150। तो मेरे दो पिक्स होंगे अंबुजा सीमेंट और ग्रासिम, दोनों ही सीमेंट से होंगे। ओके चलिए भाई, आप सब बने रहिए, कुछ और ट्रेड्स लेंगे आपसे, लेकिन अभी एक मैनेजमेंट हमारे साथ ज्वाइन कर रही है। तीसरी तिमाही में बर्जर पेंट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी के मुनाफे में करीब 50%, तो आय में 7% की बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी ने 325 करोड़ के कर्ज के मुकाबले 56 करोड़ के कैश पर आ गई है। इस पूरे के पूरे नंबर्स और फ्यूचर आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बर्जर पेंट्स के MD एंड CEO अभिजीत रॉय। अभिजीत जी गुड मॉर्निंग। पहले तो प्रोडक्ट मिक्स पे बात हो जाए, क्योंकि क्लियरली आपके मार्जिन्स बढ़े, सेल से कहीं ज़्यादा आपका एबिटा और प्रॉफिट बढ़ा। तो क्या आपका प्रोडक्ट मिक्स इस क्वार्टर में बहुत शानदार रहा? पहले तो जरा उस पर बातचीत हो जाए। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा रहा जैसे आपने बताया। इसमें दो कारण है। एक तो जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं उसमें मिक्स के साथ साथ रॉ मटेरियल प्राइसेस की जो प्राइस रिडक्शन हुआ है उससे एडवांटेज काफ़ी मिला हमें। अगर आप देखें कि लास्ट 3-4 क्वार्टर से हमारी ग्रोथ, जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंडस्ट्री से ज़्यादा चल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा रहा इंडस्ट्री में। थोड़ा बहुत तो मिक्स का इम्पैक्ट। हमारे पास दो बड़ा यूनिक प्रोडक्ट्स है, इजी क्लीन और एंटी डस्ट, जिसमें इस जो सेमी लग्जरी कैटेगरी है उसमें हम लीडरशिप रोल प्रदान करते हैं। उसमें इन दो प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा और ओवरऑल जो है इससे मिक्स जो है इम्प्रूव हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किया था और ये अभी भी अच्छा ग्रोथ पे चल रहा है। अच्छा, आगे थोड़ा एक्सटेंशन हो जाएगा उसी सवाल का। क्या इसका मतलब आपने मार्केट शेयर गेन किया? क्योंकि मैं कंपैरेटिव एनालिसिस देख रहा था, एशियन पेंट्स की रेवेन्यू ग्रोथ थी 0.2%, कैंसाई की थी 1.3% और आपकी रही करीब करीब 3.6%। पहले आपने कहा था कि मार्केट शेयर 20% क्रॉस हो जाएगा, क्या उसकी तरफ आप बढ़ चले हैं अब? हाँ, मैं फिगर पता नहीं 3.6 दिस क्वार्टर 7% हमारी रेवेन्यू ग्रोथ थी। मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री उन लोगों की भी हाँ 4-5% के करीबन था। हाँ हाँ। बट इट इज अ गेन इन मार्केट शेयर फॉर श्योर, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे ज्यादा है थोड़ा से। जैसे आपने स्क्रीन पे लगाया है 5.4% एशियन है, कांसाई की 5% है और एक्जो नोबल की 4 पॉइंट समथिंग परसेंटेज था। तो उस हिसाब से हमारा ग्रोथ सबसे ज्यादा है। इससे कारण इंक्रीमेंटली थोड़ा से चेंज मार्केट शेयर में गेन ही हो रहा है और करीबन 20% के नजदीक पे हम बैठे हैं आज के दिन। अच्छा अभिजीत जी, ये मैं 2-3 चीज़ों पे आऊँगा। एक तो ये मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी जो YoY बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 3.6% एक्सपैंड हुई है। Q4 में क्या हालात देखते हैं आप? मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी? और ये जो वॉल्यूम्स ग्रोथ 9.1 है, इसमें और एक्सपेंशंस की कितनी गुंजाइश है? फिलहाल वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था, मतलब इन द रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी की चांस कम दिख रहा है इन Q4, जिस हिसाब से अभी तक चल रहा है माहौल। अगर आगे चल के सडनली ग्रोथ मोमेंटम बढ़ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए ऐसा ही चलेगा। एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न,
तो इस क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट 2 कारण से बढ़ा था। एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस जो गिरा था, और दूसरा जो था उसमें मिक्स का काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो 2 कारण से थोड़ा सा बढ़ गया था इन द थर्ड क्वार्टर। लेकिन हमने एडवर्टाइज़मेंट स्पेंड बहुत ज़्यादा किया था इन क्वार्टर 3 बिकॉज़ उसमें वर्ल्ड कप का मैच था, तो उसमें हमने काफ़ी डिजिटल में काफ़ी पार्टिसिपेट किया था ज़ोर-शोर से, तो उसमें खर्चा काफ़ी बढ़ गया था। हमारा एड स्पेंड्स और आपको ओवरहेड्स में देखिएगा एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया है। तो दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज़ ऑफ द एडवर्टाइज़मेंट दैट वी डिड, वो कम हो जाएगा इस क्वार्टर में। लेकिन हमने प्राइस कट एक लिया है जो अबाउट 2.7% ऑफ सेल है। तो जितना हमारा गेन होगा एडवर्टाइज़मेंट काटने के बाद, उतना शायद न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा प्राइस कट के कारण। सो मोटा-मोटी जो जिस जगह पे हम थे, वहीं पे रहेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ओके अच्छा सर, अब आपका क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन तो नहीं है ना इस क्वार्टर से आपके ऊपर, क्योंकि यू आर नॉट आई थिंक 56 करोड़ प्लस वर्सेस 3 to 4 CR ऑफ डेट, इंटरेस्ट बर्डन दैट्स कोई राइट। नहीं ना। ना, दैट्स गुड सर। ये हाँ, T2 T3 में अब आप लोगों ने काफ़ी अच्छा एक्सपेंड किया है इस बार, क्या यहीं से ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं और अगले 1-2 क्वार्टर्स में ये एक मेजर ड्राइविंग फोर्स होगी T2 T3 से शहर जो है सिटीज़? तो हमारे पास एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन का स्कोप काफ़ी है। हम नंबर 2 ज़रूर हैं इंडिया में, लेकिन गैप बहुत है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कई सारे जगह में हमारी प्रेज़ेंस उतना है नहीं, तो इसलिए हमने उसमें ज़ोर लगाया है इस साल, और अगला साल, अगला 1-2 साल भी हम उसी पे ज़्यादा ज़ोर लगाएँगे। अपना ब्रांडिंग और ब्रांड प्रेज़ेंस है कई जगह में, लेकिन हमारे ग्राउंड पे जो है डीलर प्रेज़ेंस कम है थोड़ा से, उन जगह में हमको भरने का है जल्दी-जल्दी। वो एक कारण है कि हमारा T2 T3 टाउन्स में, जबकि एफएमसीजी इंडस्ट्री में बोला जा रहा है कि वहाँ पे स्लो डाउन है, लेकिन हमारा नेटवर्क एक्सपेंशन के कारण प्लस जो थोड़े से हमारे प्रोडक्ट्स, जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स है, वो भी काफ़ी अच्छा किया है इस बार। तो ये 2 कारण से उस सेगमेंट में हमारा ग्रोथ अच्छा रहा है। ओके तो यहाँ से अब विजिबिलिटी क्या है आपको अभिजीत जी? ऑब्वियसली क्रूड प्राइसेस एक ऐसी चीज़ है जो शायद कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्लियरली एक चीज़ जो विजिबल है कि क्रूड प्राइसेस इतना सब कुछ होने के बाद भी सॉफ्ट नहीं हुए हैं, मतलब बढ़े नहीं हैं। तो क्या एक फेयर बिट ऑफ विजिबिलिटी है आपके पास इस समय? टॉप लाइन की तो होगी ही खैर, लेकिन मार्जिन्स और बॉटम लाइन को लेकर? तो मार्जिन्स में क्या है, हमारे हमने एक डिसाइड किया था 1.5-2 साल पहले कि हमको एक बैंड में ऑपरेट करेंगे 15 से 17% के बीच में। कभी तो वो 16.8 हो जाता है, कभी वो 15.6 हो जाता है, तो दिस रेंज इज व्हाट वी विल ऑपरेट इन। सो इट्स अ नैरो रेंज 15 to 17%, इसी के रेंज में हमको ऑपरेट करने का है। और ऑब्जेक्टिव विल बी कि अभी जो भी कंपटीशन आता है बाजार में नए सिरे से, और जो है ऑलरेडी, उसमें हमारा मार्केट शेयर मेंटेन करते रहने का है या इम्प्रूव करने का है। सो दैट्स अ प्रायोरिटी फॉर अस, तो मार्जिन्स रहेंगे बट इस बैंड के अंदर रहें। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए अभिजीत जी। ऑल द बेस्ट Thank you. आपको फ्यूचर के लिए। रचना जी, कोई व्यू आपका इस स्टॉक पर, बर्जर पेंट्स पर? जी, बर्जर पेंट्स की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे मेरा व्यू यही रहेगा कि ये काउंटर एट दिस पॉइंट इन टाइम डाउन ट्रेंड दिखा रहा है और इम्पोर्टेंट एवरेजेस के नीचे जा रहा है। तो हमें अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का लॉन्ग लेना हो तो हमें यहाँ पे 570 जब क्रॉस होता है तभी एंटर करना चाहिए फ्रेश लॉन्ग के लिए, और तब तक का इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। एंड जब तक 570 के नीचे रहेगा तब तक इसमें फ्रेश बाय बनने के चांसेस कम है। डाउन साइड पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है करीब-करीब 550 पे। अगर 550 होल्ड कर गया ड्यूरिंग द डाउन मूव जो करंटली ऑन है, तो एक चांस है कि वहां पे कहीं पे स्टॉक सेटल होगा और धीरे-धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फ्रेश लॉन्ग के लिए मैं इस वक्त यहाँ पे सलाह नहीं दूंगी जब तक 570 क्रॉस नहीं करेगा। ओके चलिए, एक काम करते हैं, एक बार जरा टीआरएफ का शेयर लेकर आइए और देखिए किस तरीके की रैली यहाँ पर हो रही है टीआरएफ में। आपको याद होगा टाटा ग्रुप ने एक डिसाइड किया था कि काफ़ी इनके जो मेटल्स से एंसिलरी स्टॉक्स थे वो टाटा स्टील के साथ मर्ज होंगे। अभी टीआरएफ ने उसको मना कर दिया है, और तो वो जो मर्जर रेशो था वो टीआरएफ के टेक्निकली अगेंस्ट था। टीआरएफ इस समय 20% के सर्किट पर, तो ये इस समय एक अच्छा मूव यहाँ पर इस स्टॉक में आपको आता हुआ दिखाई देगा आपका। लेकिन एक काम करते हैं, एक बार टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। टाटा स्टील भी डे हाई पर है इस समय। गावा सर हैं क्या हमारे साथ अभी?
ओके, प्रशांत जी, टाटा स्टील पर कोई व्यू आपका? जी बिल्कुल अनुज जी, बहुत वक्त के बाद इसने एक बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट दिया है जो कि काफी बार रेजिस्ट कर रहा था, करीबन 140-42। बट अब मैं रेकमेंड करूंगा थोड़ा वेट कीजिए, एक बार इसको डिप लेने दीजिए करीबन 145-44। हार्डली ये ट्रेडिंग के हिसाब से पोजिशनली जो जाना चाहते हैं बिल्कुल बाय कर लीजिए। आपका स्टॉप लॉस पोजिशनली होगा 140 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। अब मुझे लग रहा है ये स्टॉक 160-65 के जोन के लिए तैयार हो रहा है। जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं वो 142-44 के बीच डिप मिल जाए वहां पे बाय करें, 140 का स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 155। ओके, हाँ, आपका टाटा स्टील 147 पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जो कि अपीयर हो रहे हैं मेरे स्क्रीन पे अभी अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं और निफ्टी को हायर लेवल्स पे यानी 22,006 की ट्रैजेक्टरी मिलाने में सक्षम कर दिया। उसमें रिलायंस का एक योगदान काफ़ी अच्छा खासा है। एंड लेट्स ब्रिंग अंबुजा सीमेंट्स एज वेल। डॉक्टर साहब, ये अंबुजा सीमेंट्स किसी ने कॉल दी थी क्या अभी? बट इट्स नाउ 575.50, यस, डे हाई पर। रचना जी, इन दोनों प्रशांत जी ने दी थी, तो मैं अंबुजा सीमेंट को रिपीट नहीं करूंगा। बट रिलायंस पे आपका टेक? रचना जी, रिलायंस पे आपका टेक? आप म्यूट पे हैं। रिलायंस पे मेरा टेक पॉजिटिव है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2900 को जैसे ये क्रॉस करता जा रही है, स्टॉक बहुत जल्दी हमें 3000 का नंबर दिखाने वाला है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड नथिंग एल्स। और यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से भी देखें तो 5 to 7 डेज के कंसोलिडेशन के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये मूवमेंट आ रही है, तो 3000 तक का रास्ता यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है और मैं टोटली पॉजिटिव हूँ इसके ऊपर। और फ्यूचर्स के हिसाब से 2870 का एसएल जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे जब तक होल्ड करेगा 2870, तब तक मैं यहाँ पे पॉजिटिव रहूंगी फॉर अ स्विंग ट्रेड जिसका टारगेट 3000 होना चाहिए। एंड एज ए डिस्क्लोजर मैंने अभी ये अपने क्लाइंट्स को दिया है। ऑल राइट, चलिए रिलायंस एक बार चंबल फर्टिलाइजर्स रिविजिट करते हैं। बाय द वे 6% ऊपर अब ये स्टॉक का, और जिस तरीके का चार्ट बन रहा है ना, ये लग रहा है मुझे कि आज ये टेम्परेरी फ्रीज की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक का, क्योंकि कंसिस्टेंटली हर डिप पर बाइंग डिप आती है, बाइंग डिप आती है, बाइंग फ्रेश इंटरडे हाई लगता है। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। चलिए, अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस समय मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं और कहाँ पर पैसा बनेगा। मेहरबून जी, गुड मॉर्निंग। आपने इतने साल बिताए मार्केट में, ऐसा फेस देखा है कभी कि इस तरीके की रैली पीएसयूज में हो रही है, मिड कैप्स में हो रही है और लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन फिर स्टॉक 5-6% ऊपर? और क्या कह रहा है ये इस फेस के बारे में मार्केट के? आई थिंक जो इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए थे उसके बाद मेरा व्यू था, एंड आई हैड कम ऑन रिकॉर्ड टू स्टेट दिस एंड आई स्टिल स्टिक टू द सेम, कि वी आर गोइंग टू सी एन एक्सप्लोसिव न्यू हाई इन द मार्केट इन 2024। टाइमिंग पूछे तो मैं कहूँगा करीबन मई जून के आसपास आ सकता है, इफ़ वी हैव द फेड ऑल्सो रिड्यूसिंग रेट्स, इफ़ वी हैव एन इलेक्शन वर्डिक्ट largely in favor of the ruling party। 300 सीट, 320 सीट, 350 सीट, 370 सीट, इससे मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा। एंड थर्ड इज इफ वी हैव द प्रेडिक्शन ऑफ अ डिसेंट मानसून आफ्टर अ नॉट अ वेरी गुड मानसून लास्ट ईयर, तो व्हाई कांट वी हैव अ न्यू हाई? अभी लेवल की बात 21, 22, 23, 24, 25 मुझे पता नहीं है, बट वी आर ट्रेंडिंग हायर। और आपने मुझे पूछा कि कभी मैंने ऐसा मार्केट देखा था, मैं कहूँगा मैंने मार्केट तो छोड़ दीजिए, मैंने एक्सपर्ट्स को भी नहीं देखा था जो 2, 3, 4, 5 महीने पहले वर शाइंग अवे फ्रॉम दिस स्टॉक्स, एंड नाउ एवरीबडी इज कमिंग एंड रिकमेंडिंग देम एंड द स्टॉक इज 50% हायर। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो एकदम लगना जैसा हो गया था, वही लेवल के आसपास रेंज में घूम रहा था, आज 300, 400, 500 रुपये बढ़ने के बाद एवरीबडी इज लैकिंग द स्टॉक। तो यहाँ पे जो चल रहा है वो दो चीज़ है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर है मार्केट के बारे में आगे चलकर। एक है कि रिटेल क्रेडिट जो हुई है, आई थिंक इट इज़ फार मोर देन कॉर्पोरेट क्रेडिट, जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये रिटेल क्रेडिट जहाँ कहाँ रही है, आई थिंक पॉसिबली इट्स गोइंग टू द स्टॉक मार्केट, ये मेरा पर्सनल मानना है। अगर आप कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन इज ग्रोइंग एट द लोएस्ट पेस फ्रॉम 2002, 2003, then where is retail credit going? Obviously it's coming into the market. Second worry जो है in a way कि mid cap small cap funds को जो regular payment आते हैं every month, I think
द मनी इज गोइंग मोर इनटू मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स और वो डिप्लॉय हो रहा है मार्केट में और रोज का आप देख रहे हो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स आर गोइंग अप बाय 3, 4, 5, 6, 7% एंड पीपल आर एंजॉइंग देमसेल्व्स. तो समवेयर वी हैव टू रिमेंबर, एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट कि जहाँ पे निफ्टी अगर 10, 15, 20% बढ़ा हो पिछले एक साल में, काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज 50%, 100%, 150% बढ़े हैं. So on the way down, even if there is a pullback of 5, 7, 8%, it is possible this portfolios may come down by 15, 20, 25% also from their highs momentarily. इसके लिए investors have to be ready because complacency थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है. रही बात मार्केट में क्या करना चाहिए, I think go by the themes which are the favorites of this government. जैसा मैं कहूँगा energy and mining, disclosure, मेरे personal 40% of my portfolio money is in energy and mining stocks. यहाँ पे कोल इंडिया हो, NTPC हो, पावर ग्रिड हो, PFC हो, REC हो, गेल इंडिया हो, आई थिंक देयर आर होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर. सारे स्टॉक्स बढ़े हुए. अनुज जी आपने बिल्कुल ठीक पूछा. कैन दे हैव अ पुल बैक? सर्टनली येस. विल दे बी हायर? 100% येस. आई वुड से एनर्जी एंड माइनिंग इज द बेस्ट थीम. सेकेंड इज समथिंग कॉल्ड ग्रीन एनर्जी एंड हाइड्रोजन, जहाँ पे कंपनीज लाइक BPCL, IOC, Reliance Industries, Tata Power, Adani Green, there are a whole lot of companies in this particular space जो आखिर में जो थीम पे जो कॉन्सेंट्रेट कर रही है गवर्नमेंट, they will reap benefits. Have they gone up in a hurry? Maybe yes. Can that be a pullback? Possibly yes. तीसरा थीम है is something like a transformer sector connected to the energy sector. Fourth is fisheries. मुझे पसंद है. Fisheries, shrimp farming की companies है. They like people have ignored them. People are forgetting about them. I think they will come back to the fore. और एक टर्न अराउंड सेक्टर में मैं टेक्सटाइल्स को पसंद करता हूँ. होटल्स एंड एंटरटेनमेंट continues to be a good segment to be in. So there are opportunities in this market. प्राइवेट बैंक्स को छोड़कर पब्लिक बैंक्स में अभी भी अपॉर्चुनिटी है. Then there is an opportunity in regional banks. So मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है. आप मुझे पूछ रहे हो पब्लिक सेक्टर में क्या हो गया है. आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर्स. दूसरी बात है अनुज सर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. 5, 6, 7 साल पहले आई हैड माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर कॉलिंग मी अप एंड सेइंग मेरे को पब्लिक सेक्टर बैंक में मेरा फिक्स डिपॉजिट है, मुझे पैसा वापस मिलेगा कि नहीं. सब लोग डरे हुए थे. फॉरगेट रिकमेंडिंग स्टॉक्स, पीपल आर वरीड ऑफ पुटिंग मनी ऑल्सो. नाउ द फैक्ट इज एवरीबडी इज बाइंग स्टॉक्स, नोबडी इज क्वेश्चनिंग. बुक्स हैव बिकम वेरी क्लीन. राइट ऑफ्स भी हुए हैं, थोड़ी सी रिकवरी भी हुई है, प्रोविजन हुई थी. तो बैंक्स हैव गॉट द मनी नाउ, दे हैव रेज्ड मनी ऑल्सो टू लैंड. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, समवेयर अराउंड द लाइन एक थीम बाहर आता है कि आज का जो प्रोमोटर है बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर का, पॉसिबली परसेप्शन वाइज दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट दैट आई हैव सीन इन माई लास्ट 30 years in the market. So there is a lot of belief in this government, which is the promoter of all this public sector, and therefore forget the skepticism. I think there is a lot of optimism which has come into the fore as far as this particular stocks goes. मैं मुझे मजाक में पूछने वाला था आपसे, आपके भाई साहब का और कहाँ पे डिपॉजिट है? नहीं, the point is, Anuj sir, let's लेकिन be मैं very बात कर रहा था honest. सर I एग्जैक्टली. think, नहीं मैं बोल वैसे मजाक में सही, लेकिन वीरू ने सवाल अच्छा पूछा है. क्या पूछा, कहाँ पे और कहाँ पे पैसे? नहीं, और डिपॉजिट कहाँ पे? आपने बोला ना कि वो आपके भाई डरते थे तब PSU बैंकों में. अभी देखो वो इतनी बड़ी रैली हुई थी. No. I think Veeru may not recollect. I recollect very well. Retail, small investors, salaried class people, retired people, जिसके पैसे PSU बैंक्स में थे, 7, 8, 9 साल पहले शंका थी ये पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं, और कहीं पर उनको कंसोल करना पड़ता था गवर्नमेंट बैंक से, आखिर में आपका पैसा सेफ है. आज कोई पूछता नहीं. People are confidently putting in money and possibly buying the stocks of these banks also. So there's a clear change in what has happened in the last 8, 9 years, which we are failing to possibly appreciate while knowing it, going and buying the PSU stocks. So Bank of Baroda buy karo, Bank of India buy karo, PNB buy karo. Were you a ready buyer at 1/10 the price what it is today? Let's be honest. Number 2, आप जाके वहाँ पे बैंक्स पे फिक्स डिपॉजिट इतनी आसानी से डालते थे, और अगर था तो आपको खाली एक ही बात का कॉन्फिडेंस था, मेरा पैसा सेफ है, गवर्नमेंट मुझे दे देगा. बट टुडे आई थिंक नोबडी इज क्वेश्चनिंग इट, नोबडी इज वरीड, बिकॉज द प्रोमोटर इज हैविंग द परसेप्शन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी. फुल स्टॉप.
ओके चलिए, एक अच्छा उत्तर दिया आपने मेहरबून जी। अच्छा, मैं एक प्रश्न सर और आपसे पूछ रहा हूँ। आई मीन रियल एस्टेट में बहुत अच्छे मूव, स्टॉक्स अच्छा करते हुए, ये सर मैंने हाल फिलहाल में 1-2 महीने में 3 महीने में HFCs को बहुत अच्छा सा मूव देते हुए देखा है, जहाँ NBFCs सारी की सारी काफ़ी दिक्कत में रहीं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, PNB हाउसिंग। आपका प्रेफर्ड HFC कौन सा है सर मेहरबून जी इस वक्त, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? Housing finance company में I think there is value certainly in LIC housing finance, even Canfin Homes maybe there is value, but I would honestly look outside this sector at this particular moment, not because मुझे पसंद नहीं है, but the point is that there is money and there are many sectors and many stocks where you have to go and deploy it. और सारे चीज़ में पैसे बनना, I don't think people should ignore and continue to concentrate on things which they understand well. And housing finance में M&M Finance is a good name, LIC Housing is a good name, Canfin Homes are good names, Shriram is a good name. But the point is, I am not too confident, comfortable in going and recommending them because I have other things in my agenda to go and buy. ओके ये इस समय खैर व्यू। अच्छा मेहरबून जी, एक और चीज़ जो क्लियरली विजिबल है पिछले कुछ महीनों से कि आईटी में अच्छा पैसा बना है, लार्ज कैप मिड कैप दोनों में। यहाँ पर कोई पिक आपकी? आईटी में फ्रंटलाइन स्टॉक्स का जो डिफरेंशियल प्राइस वैल्यूएशन है बिटवीन फ्रंटलाइंस एंड मिड कैप्स, आई थिंक इट विल पॉसिबली कंटिन्यू. This will continue because there is a lot of expectations of artificial intelligence. So मैं कहूँगा कि I had mentioned this, that was negative on IT for the entire year of 2022 and large part of 2023, but somewhere एक buying opportunity आती है. इसमें पसंदीदा शेयर में honestly I think there is something called a Mindtree, which I like in the mid caps, and there are other decent names in the front lines also, I think. But इसमें relative appreciation आज के लेवल में कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स विच आई मेंशन्ड, मुझे लगता है कि द रिलेटिव अप्रिसिएशन विल बी लेसर एज कंपेयर टू द अदर्स. सो आईटी वुड बी अ होल्ड, वुड बी अ थिंग विच यू आर पॉसिबली बाइंग फॉर द लिटिल लॉन्गर टर्म. अगर आपको मोमेंटम चेस करना हो, विच मेनी पीपल आर डूइंग, और यू वांट टू बाय इनटू थीम्स विच the government likes and will ultimately benefit, be it railways, be it capital goods, be it infrastructure, be it green energy, be it energy and mining, I think the opportunity in terms of appreciation of making money is possibly more there as compared to IT. ऑलराइट, चलिए मेहरबून जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलिए वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे. और बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.